ओके। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? आज हम कक्षा 10 के भूगोल विषय को लेकर के चर्चाएं करेंगे, क्योंकि भूगोल छोटा सब्जेक्ट है। मैं ये देख रहा था कि छोटा है तो फटाफट से अपन इसको खत्म कर जाएंगे। 7 चैप्टर है तो कुछ दिनों में हो जाएगा अपने। मैं प्रयास करूंगा कि एक दिन में पूरा एक चैप्टर डालूं आप पे। इतिहास बड़ा चैप्टर है, वो एक क्लास में पूरा एक अध्याय को पढ़ाया नहीं जा सकता। उसको अपन कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड करेंगे, कहानियों के वे में है, समझा देंगे। और जहां तक मेरा अनुमान है, आप सभी ने पुराने वीडियो देखे होंगे और उसमें यह भी देखा होगा कि सिलेबस में कौन कौन से वो टॉपिक थे जो कट गए। यहाँ पर आपके सामने कुछ टॉपिक आपको नहीं दिखे लिखे हुए मिलेंगे, क्योंकि वो टॉपिक आपके कट गए, जिसका वीडियो मैंने डाल रखा है पहले। तो पहले ये जिसको अपने सिलेबस के बारे में पता नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके सिलेबस का खूब सारा पार्ट्स काटा गया है, उसका वीडियो वहां पर दिया हुआ है। या फिर यहाँ पर जो टॉपिक पार्ट का आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब आप ये समझे कि वो टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा काट दिया गया है तथा इस बार के आपके एग्जाम में नहीं आएगा। शुरू करते हैं अपन सीधी सीधी। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल का पहला चैप्टर, संसाधन एवं विकास को लेकर के। क्लास वाली तरह ही रखा जाए अपना, तो सीधा सीधा है ना, ताकि यूं पता तो चले। थोड़ा कम किया जाए। भूगोल विषय को लेकर के हम करेंगे चर्चाएं। भूगोल के अंदर हम कौन सा पाठ कह दो, यूनिट कह दो, अध्याय कह दो, कौन सा? संसाधन एवं विकास। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आज? संसाधन एवं विकास के बारे में चर्चाएं करेंगे। पर सबसे पहले विकास पर चर्चा करें इससे पहले हम ये देखेंगे कि संसाधन कहते किसे हैं। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए। तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करती हो। पहले तो पर्यावरण के अंदर, सॉरी, प्रकृति के अंदर जो कुछ भी अपने पास मिल रहा है, प्रत्येक वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो, क्या हो? प्रत्येक वस्तु, ठीक है साहब। और क्या हो उसके अंदर? पहले तो उपलब्ध हो, तभी तो हमारे लिए संसद, और वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हो। प्रत्येक वस्तु आवश्यकता की पूर्ति करती हो। आवश्यकता भाई, वो संसाधन किस काम का जो हमारे काम का ही नहीं है, वो तो हमारे लिए कोई संसाधन नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि ब्रह्मांड के अंदर कोई चीज पड़ी है, वो हमारे काम की नहीं, तो हमारे लिए तो संसाधन नहीं। तो वह वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी हो तथा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो। आपके यहां पर एक चीज दी हुई है कि आर्थिक रूप से संभाव्य। आर्थिक रूप से संभाव्य का अर्थ यह है कि हम उस पर निवेश कर सकने में सक्षम हो, हम उसका उपयोग करने में सक्षम हो। वहां पर एक और चीज लोग सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, ऐसा ही कुछ लिखा होगा। यानी समाज उस चीज को मानता हो, उसे हम संसाधन कहें। यदि मैं पुनः एक बार वापस आपको एक शब्दों के अंदर बोलूं तो यह कहा जा सकता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता हो, आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे हम संसाधन कहेंगे। यदि मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दूं आपके सामने, तो कहा जा सकता है कि जैसे पेट्रोल हमारे लिए एक तरह का संसाधन है, आर्थिक रूप से भी ले सकते हैं, प्रकृति में उपलब्ध भी है और समाज इसको मानता भी है। आप में से कई प्रकार ऐसी भी चीजें होती है जिसे मान लो समाज मान्य नहीं करे, वो यहाँ पर उपलब्ध भी है, आर्थिक रूप से भी समाज नहीं मानता उस चीज को लेकर, तो हमारे लिए काम का नहीं। तो एक बार वापस बोलता हूं, याद करें कि संसाधन किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता हो, आर्थिक रूप से संभाव्य तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे संसाधन कहा जाता है। मैंने थोड़ा बारे में आपको इसमें बारे में बता दिया। अब बात करते हैं मानव इसको उपयोगी कैसे बनाता है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीकी रूप से। मैं कहूं कि
जमीन के अंदर पेट्रोल या खनिज लोहा तो हजारों सालों से पड़ा था, पर हमने उसका उपयोग तो नहीं किया क्योंकि हमारे पास क्या नहीं थी, तकनीकी नहीं थी। तो मानव क्या करता है, प्रकृति से संसाधन लेता है तथा तकनीकी के माध्यम से मानव इसके लिए उपयोगी बनाता है अपने लिए। इसके लिए मानव उपयोगी बना लेता है, किससे? तकनीकी, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। आपके वहां पर शायद प्रौद्योगिकी शब्द लिखा हुआ है, तो वहां पर एक बार वापस हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। रह जाएगा याद? एक बार वापस पॉज करके, रोक करके वीडियो को और वापस पढ़ेंगे तो आपको याद आराम से रह जाएगा। अब बात करते हैं कि संसाधनों का विकास किस प्रकार। संसाधनों का विकास किस प्रकार? तो जीवन जीने के लिए प्रत्येक मानव गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधन हमें चाहिए होता है। मैं कहूं कि हमारे पास, मेरे पास ये जो कपड़े हैं वो भी तो एक संसाधन है। हम जिसके माध्यम से अनाज उगाते हैं वो भी तो एक संसाधन है। मानव जिस प्रकार से जीवन जी रहा है उसकी गुणवत्ता यानी जिस प्रकार अच्छी क्वालिटी का बनाए रखने के लिए संसाधन आवश्यक है। परंतु हम क्या करते हैं, इस वर्तमान दौड़ के अंदर संसाधनों को बहुत स्पीड से उसका दोहन कर रहे हैं, उसकी खपत कर रहे हैं। मानव ये देख ही नहीं रहा है कि किस किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं, या फिर ये संसाधन जो कि लिमिटेड है, यदि इतनी स्पीड से इनका उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए नहीं रहेगा। इसीलिए हम उस अंधाधुंध उपयोग या दोहन की वजह से किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती है उसकी बात करते हैं। और संसाधनों का विकास करने से करेंगे कैसे? पहले जो समस्याएं आ रही है उनको थोड़ा कम करें, तभी तो संसाधन, फिर मैनेजमेंट करेंगे, किस प्रकार से उसका नियोजन करना है, फिर देखेंगे किस प्रकार उसका संरक्षण करता है, किस वजह से वो टूटा है, वो सारी चीजें चर्चाएं बात करेंगे हम। तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लालच, जैसे कि महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि हमारे पास इतने संसाधन है कि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पेट भरा जा सकता है, पर सबकी पेटियां नहीं, पर पेटी एक की भी नहीं भरी जा सकती। पेट सबका भरा जा सकता है, पेटी एक की नहीं भरी जा सकती। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति जो कि संग्रहण करना चाहता है, संग्रहण कोई नहीं कर सकता। यदि संग्रहण करेंगे तो बाकी वाले लोगों के पास नहीं रहेगा। तो लोगों के लालच की वजह से संसाधन लगातार कम हो रहे हैं हमारे सामने। कुछ लोग इन संसाधनों की वजह से अमीर भी ज्यादा हो रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी संसाधन, माने खनिज की बात करता हूं, खनिज की वजह से उन संसाधनों का खनन का ठेका उसके पास आ गया, तो वो तो अमीर हो गया ना। उसके अंदर काम करने वाले मजदूर तो वैसे ही गरीब रहेंगे। जो संसाधनों का किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के समूह द्वारा यदि संसाधनों पर कब्जा हो गया तो वो ज्यादा अमीर और जो बाकी वाले गरीब हो जाएंगे। बाकी लोग बिना संसाधन के गरीब। अंधाधुंध उपयोग से वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है। विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है। आप कहोगे सर विश्व के तापमान से और वैश्विक से क्या लेना देना? अब देखो तापमान कैसे बढ़ रहा है। तापमान जिस प्रकार फैक्ट्रियों में लगातार हम उपयोग कर रहे हैं उसकी वजह से धुआं निकल रहा है। हमारी गाड़ियों उपयोग, हमारे औद्योगिक क्षेत्र, हरित जो हमारे पंडाल बनाए जाते हैं, उन सभी की वजह से तापमान यहीं पर रह रहा है। और यदि ओजोन परत टूट रही है तो उसकी वजह से भी तो तापमान ज्यादा बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण भी तो लगातार हो रहा है। तो हमने ये देखा कि अंधाधुंध उपयोग से किस किस प्रकार के लोगों की लालच की वजह से संसाधन कम हो रहे हैं, क्योंकि कोई ज्यादा उपयोग करना चाहता है, सबको हड़ पे लगी हुई है। संसाधन पाकर कोई अमीर होता जा रहा है, कोई गरीब होता जा रहा है। संसाधन के ज्यादा उपयोग से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। और क्या बढ़ रहा है? पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। क्या हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। और क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर यह भी लिख सकता हूँ कि ओजोन परत टूट रही है या ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है। अन्य प्रकार की चीजें यहाँ पर हमारे सामने आती है। तो रह जाएगी आज। एक बार अपन वापस पीडीएफ खोलते हैं, क्या लिखा है। संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हो। प्रयुक्त का माने यहाँ पर उपयोग है, जिसे बनाने में तकनीकी हमारे पास हो, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। मानव प्रकृति से संसाधन लेता है, मानव उसके अंदर तकनीकी लगाता है, तब जाकर के वो क्या हो जाती है?
मानव उपयोगी हो जाती है। अब बात करते हैं संसाधनों के विकास। जीवन जीने के लिए ये बता दिया आवश्यक होती है। जीवन जीने के लिए, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन आवश्यक है। अब बात करते हैं कि अंधाधुंध की समस्याएं कौन कौन सी। वहां पर सीधी सीधी लिखी हुई है, मैंने भी वही लिखी, नहीं तो आपके लिए कहां से ला सकते हैं हम लोग। तो लोगों के लालच के कारण संसाधनों का कम होना, लोग ज्यादा लालच कर रहे हैं तो संसाधन लगातार कम हो रहे हैं। कुछ लोग संसाधन पाकर अमीर हो गए और बाकी बिना संसाधन के गरीब रह गए। अंधाधुंध उपयोग से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत का अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण लगातार। ये वाले तीनों स्टेटमेंट ध्यान रखें, आपके काम आए। तो तीन कौन कौन से स्टेटमेंट है? अंधाधुंध उपयोग से क्या क्या हो रहा है? एक तो हमने देखा कि अंधाधुंध उपयोग से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है और पर्यावरण प्रदूषण। ओजोन परत, पर्यावरण प्रदूषण और तापमान रह जाएगा यार तीनों। ठीक है सर, चलिए आगे। अब बात करते हैं हम आगे वाले टॉपिक को लेकर के। अगला टॉपिक है आपका सतत पोषणीय विकास। क्या है? सतत पोषणीय विकास। क्या होता है सतत पोषणीय विकास? सतत पोषणीय विकास, यहां पर एक शब्द समझिए आप पहले। सतत का मतलब क्या होता है? निरंतर। पोषण यानी देते हुए और विकास करना। यदि मैं इसकी परिभाषा आपके सामने रखूं तो मैं यह कह सकता हूं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करना। पर्यावरण, हम ये ध्यान रखेंगे कि आने वाले समय की जो पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ संसाधन बचा करके रखें। क्या है? पर्यावरण को, एक बार मैं लिख देता हूं, पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आवश्यक पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए, यानी पर्यावरण नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे विकास के अंदर, तथा हम भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम जो संसाधन उपयोग कर रहे हैं वो बचा करके रख सके, तब जाके विकास करते हैं, वो विकास कहलाता है सतत पोषणीय विकास। निरंतर हो पर आगे वाली पीढ़ी के लिए भी बचा करके रखे और हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए। आ गया समझ में? अब बात करते हैं रियो डी जेनेरिया के बारे में। सम्मेलन थोड़ा सा कोष्टक में कहीं आपके लिखा होगा, उसके बारे में विशेष तौर से ध्यान देवे कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्या था क्या नहीं था उसके बारे में। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। अच्छा, ये सम्मेलन क्यों हुआ था? हम देख रहे थे कि ये सम्मेलन मुख्य रूप से 1992 के अंदर, कब हुआ था? 1992 के अंदर। कहां पर हुआ था? ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम यही है, रियो डी जेनेरो शहर। यहां पर हुआ था जून 1992 के, पर जून याद मत रखना तुम, तो 1992 याद रख लेना कि विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक और समस्याओं का हल निकाले। यानी पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार की पर्यावरण की समस्याएं यहां पर आ रही है, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करेंगे हम, पर्यावरण संरक्षण, और क्या करेंगे? हमने ये देखा कि समाज और आर्थिक, समाज के अंदर सामाजिक आर्थिक किस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ रही है, सामाजिक आर्थिक समस्याएं। बस इससे ज्यादा आपके कुछ नहीं पड़ा है। रियो डी जेनेरिया सम्मेलन 1992 में ब्राजील देश के अंदर हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण की जो समस्याएं आ रही है, हम पर्यावरण को किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरे विश्व में किस प्रकार की समस्या है, इसको लेकर के एक पृथ्वी सम्मेलन वहां पर बुलाया गया था, जिसे हम रियो डी जेनेरिया सम्मेलन के नाम से जानते थे। एक बार बोलो, कहां पर? ब्राजील के अंदर। कब? जून 1992 के अंदर। सम्मेलन कौन सा? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। क्यों बुलाया गया था? विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण
और सामाजिक आर्थिक की समस्याओं का हल निकालने के लिए किस प्रकार की पर्यावरण के अंदर सामाजिक आर्थिक किस प्रकार की समस्याएं हैं, उनका हल कैसे निकाल सकते हैं। सारे लोग एक साथ विश्व के नेता बैठे और उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अंततः वहां पर एक घोषणा हुई कि लास्ट में बैठे होंगे सारे लोग, बैठने के बाद ये कहा कि हम ये घोषणा करते हैं, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र जारी किया, किस तरह से हम कार्य करेंगे। इसी में से एक और चीज निकल के आ गई जिसको हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एजेंडा 21 के नाम से हम इसे जानते हैं। एक बार वापस संसाधन किसे कहते हैं, परिभाषा बोलो। किसे कहते हैं संसाधन? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी हो, सांस्कृतिक रूप से मान्य, आर्थिक रूप से संभाव्य और प्रौद्योगिकी के साथ कार्य कर सके, उसे हम संसाधन कहते हैं। यही पढ़ा हमने। उसके बाद हमने संसाधन विकास के बारे में पढ़ा था कि विकास सभी के लिए आवश्यक है। फिर हमने उसकी समस्याएं पढ़ी थी कि संसाधन अंधाधुंध से किस प्रकार की समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो वर्तमान पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाता है उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। फिर हमने पढ़ा रियो डी जेनेरिया सम्मेलन। यह सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ था, ब्राजील देश के अंदर हुआ था, जिसके अंदर 100 प्लस देशों ने भाग लिया था। और हमने यह देखा था कि इस सम्मेलन के अंदर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रकार की जो समस्याएं आती है उनका हल निकालने के लिए बैठक लेगी। इसके अंदर एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसके अंदर यह कहा गया कि भूमंडल पर जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता किस प्रकार के हम उसकी बाहर निकल सकते हैं, उस पर एक घोषणा पत्र जारी हुआ। इसी सम्मेलन के अंदर से एक और चीज बाहर निकल के आई जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एजेंडा 21। पहले तो आप नाम से सुनो, एजेंडा 21 इसका नाम क्यों रखा गया। आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए, सम्मेलन हो रहा है 1992 के अंदर, इसका एजेंडा 21 नाम इसीलिए रखा गया, इसके अंदर टारगेट था कि 21वीं शताब्दी के अंदर, कब? 21वीं शताब्दी के अंदर हम इस प्रकार की समस्त समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे या उनको बाहर निकलने के लिए प्रयास करेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया एजेंडा 21। 21वीं शताब्दी के लिए हमारे द्वारा विश्व के समस्त देशों द्वारा एक एजेंडा, एक पथ बनाया गया, एक रास्ता बनाया गया। इस रास्ते पर चलते हुए हम पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का हल निकाल लेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया एजेंडा 21। अब बात करते हैं कि इस 21 के अंदर था क्या क्या नहीं था। सतत पोषणीय विकास के लिए, जैसा कि हम देख रहे हैं इसी एजेंडा में से निकल के आएगा, हम विकास किस प्रकार कर सकते हैं। विकास किस प्रकार का? सतत पोषणीय विकास के लिए इसका उद्देश्य क्या था? सतत पोषणीय विकास। राइटिंग पे मत जाना भैया ना कोई, वैसे आपके तो वहां पर लिखा होगा और इसके नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और उसमें अपने नोट्स यहाँ से हैंड राइटिंग जो मेरे द्वारा लिख करके आपको उपलब्ध करवाएंगे, आपको मिल जाएंगे। इसका उद्देश्य ये था कि समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय हानि और गरीबी और रोगों से निपटना। पहले सबसे पहले इसकी आवश्यकता थी। एजेंडा 21 का तात्पर्य क्या था कि हम 21वीं सदी पर समस्त समस्याओं का हल निकाल लेंगे। समस्याएं क्या थी हमारी? पहले समस्या का हल एक देश तो नहीं निकाल सकता, तो सभी देश आपस में मिल करके बाहर निकालने का इन समस्त समस्याओं को बाहर निकालेंगे। उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या पर्यावरणीय समस्या है। ऐसा तो नहीं कि पर्यावरण प्रदूषण यदि भारत में होगा तो वो भारत में ही रहेगा, भारत से बाहर भी तो जाएगा ना, पूरे वायुमंडल के अंदर घूम जाएगा ना। तो सबसे बड़ी समस्या थी पर्यावरणीय समस्या, इससे बाहर निकलना। दूसरी बात यह थी कि सब गरीबी बहुत ज्यादा फैली हुई है, इससे बाहर कैसे निकला जाए। अफ्रीकी देशों के अंदर, और गरीबी से पूरा विश्व प्रभावित होता है। यदि एक जगह महामारी फैल जाए तो पूरे विश्व में फैल जाती है। मानव जाति और मानवीय स्वभाव होने के नाते हमें सबकी रक्षा करनी आवश्यक है। रोगों से निपटने के लिए हमने ये भी देखा कि हम टीबी से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, हमने कोविड से भी निपटे हैं। पूरा विश्व ने एक साथ मिलकर के जब लड़ाई लड़ी तभी तो हम कोविड से निकल पाए। तो उद्देश्य एजेंडे का यही था कि हम पर्यावरणीय समस्याओं को किस प्रकार एक साथ मिलकर के काम करें।
गरीबी से कैसे निपटे विश्व साथ मिल करके, समस्त प्रकार के रोगों से विश्व एक साथ मिलकर के किस प्रकार निपटे, इसके लिए एक एजेंडा लाया गया जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर यह लिखा गया लास्ट में कि प्रत्येक देश या प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना अपना एजेंडा 21 तैयार करे। एजेंडा 21 का मतलब इस प्रकार का परफॉर्मा तैयार करे, प्रारूप तैयार करे। प्रारूप का माने एक तरह का इस प्रकार का कोई ऐसे नियम तैयार करे जो ये तय करते हो कि आने वाले समय में हम 21वीं शताब्दी तक ये कार्य करें। क्या लिखा है, अब एक बार हम वापस जाते हैं। क्या है हैंडराइटिंग नोट्स, यदि आपको कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे जरूर बताइए। जहां तक मेरा मानना है टाइपिंग से अच्छा आपको हैंडराइटिंग समझ में आएगी, अच्छे से याद भी होगा। यहाँ से समझाने के बाद यदि यही नोट्स आप वापस पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। आप टेलीग्राम पर जुड़िए, आप मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ वैसे ही डाल रहा हूँ, और टेलीग्राम का लिंक यदि नीचे नहीं है तो आप टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन में जाइए और वहां पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो चैनल का नाम है, आईडी है, वही इसकी टेलीग्राम चैनल के लिंक भी हमारे पास वहां पर उपलब्ध है। सतत पोषणीय विकास, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास करना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। रियो डी जेनेरिया सम्मेलन 1992 जून ब्राजील नामक शहर के अंदर, देश के अंदर रियो डी जेनेरिया शहर के, उसका उद्देश्य विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल निकालने हेतु घोषणा पत्र, इसी अंदर सारे लोग बैठे थे, सारे मीटिंग होती है। सम्मेलन का मतलब क्या होता है? मीटिंग। तो मीटिंग का कारण ये था, ये करने वाले थे। फिर बातचीत की, बातचीत करने के बाद एक घोषणा पत्र निकाला, उसमें यह कहा गया कि भूमंडलीय जलवायु पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर हम किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए इसकी इस समस्याओं को कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए घोषणा पत्र निकला। और इसी सम्मेलन के अंदर से एक निकला जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी, एजेंडा 21 इसीलिए किया जाता है। अच्छा, ये यहाँ पर आ गया, चलिए कोई नहीं। एजेंडा 21 सतत पोषणीय विकास, इसका उद्देश्य क्या था? सतत पोषणीय विकास किस प्रकार कर सकते हैं? उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय हानि, गरीबी, रोगों से निपटने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि इसका टारगेट भी यही था कि हम पर्यावरण को की जो समस्या है उसको विश्व साथ मिलकर के काम करें। जो रोग हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं उसको, और गरीबी को कैसे खत्म कर सकते हैं, यहाँ पर ये किया गया था। नया ले ले, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक, आप किताब साथ में लेकर के बैठिए ताकि आपको वहां से भी समझ में आ जाएगा। यदि थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट आपको कुछ लगे, हाँ आप कहेंगे कि मैंने संसाधनों के प्रकार आपको नहीं पढ़ा है, इसीलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि आपके सिलेबस से हटा दिए गए। तो जब हटा दिए गए, हमारे काम के नहीं, बोर्ड एग्जाम में नहीं आने, तो क्यों पढ़ा जाए जो हमारे काम के नहीं। और किसी को लगता है कि सर मैं तो ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ सकता हूं, तो बुक आपके पास है, आप इसमें पढ़िए। अब बात करते हैं संसाधन नियोजन या संसाधन प्रबंधन की बात हम करते हैं यहाँ पर। संसाधन नियोजन, नियोजन का मतलब ही होता है प्रबंधन, मैनेजमेंट। प्रबंधन या मैनेजमेंट के नाम से जाना। अच्छा, नियोजन का अर्थ क्या होता है, प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? यदि मैं सरल भाषा में बताऊं, यदि मैं ये कहूं कि आप किसी हॉस्टल के अंदर रहते हैं और आपको घर वाले लिमिटेड 10,000 रुपए महीने भेजते हैं, और आपका खर्चा कभी कभी क्या हो जाता है, 10,000 से 12 हो जाता है, तो आप अगले महीने जब 10,000 आता है उसका मैनेजमेंट करते हैं ना, कि किस प्रकार इस बार 2,000 रुपए बचा के रखने, क्योंकि पिछली बार ज्यादा हो गया था, दोस्त से उधार ले लिए थे 8,000 में, उसके लिए अपन मैनेज करते हैं, थोड़ा यहाँ से कट किया, थोड़ा यहाँ से कट किया, इस प्रकार। या फिर घर के अंदर यदि मैं कहूँ कि किसी भी प्रकार का सम्मेलन है, शादी ब्याह है, उसका मैनेजमेंट करते हैं हम, कि पहले ये तय करते हैं कि शादी में किस किस प्रकार का खाना बनेगा, कौन कौन लोग आएंगे, कब कार्यक्रम होगा, कब तक रहेगा, कितना खर्चा आ सकता है, कितनी क्या संभावना है, सारा मैनेजमेंट करते हुए देखते हैं ना सब कुछ। ठीक उसी प्रकार यह संसाधनों का भी नियोजन किया जाता है। माने कैसे कि सब जगह तो एक जैसे संसाधन नहीं है,
अलग अलग प्रकार के संसाधन है, तथा संसाधनों को सभी लोगों के लिए काम में लेना है। तो सभी लोगों के लिए किस प्रकार संसाधन काम में लिए जा सकते हैं, इसको लेकर के जो मैनेजमेंट किया जाता है उसे हम संसाधन नियोजन के नाम से जानते हैं। तो यदि मैं इसको दूसरी भाषा में कहूं तो संसाधनों की विविधता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन करना होता है। किस प्रकार? विविधता कैसे? संसाधनों में विविधता पाई जाती। मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मैं कहूं कि राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पर अन्य कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी खनिज पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी खनिज पाए जाते हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि सब यूपी में किसी भी प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वहां पर खनिज काम नहीं होगा। झारखंड में लोहा निकलता है तो केवल झारखंड वाले लोहे का उपयोग करेंगे। यदि राजस्थान में कोयला निकलता है तो कोयले का उपयोग राजस्थान वाले करेंगे, यूपी वालों को नहीं देंगे। ऐसा संभव है क्या? तो अनेक प्रकार की विविधताएं होती है। हमारे यहाँ राजस्थान में कुछ और पाया जाता है, झारखंड में कुछ और प्रकार के पाए जाते हैं, बंगाल के अंदर और पाए जाते हैं, कई स्थानों पर नहीं भी पाए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इनकी विविधता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे राष्ट्र के अंदर इसका किस प्रकार बंटवारा किया जा सकता है, और क्या देखते हैं कि प्रांतीय स्तर पर, स्थानीय स्तर माने अलग अलग प्रकार से हो सकता है कि एक गांव के अंदर पाए जाते और दूसरे वाले के अंदर कुछ नहीं पाए जाते। संसाधन जल भी तो एक प्रकार का संसाधन है। मैं कहूं कि एक गांव वालों के पास खूब अच्छा बड़ा तालाब है, वहां से वो उपयोग करते हैं, या फिर एक गांव में बांध है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं उस बांध के पानी का उपयोग केवल एक गांव के लोग करेंगे, आसपास के गांव के लोग भी तो इसका उपयोग करेंगे। इसीलिए संसाधन नियोजन का अर्थ यह है कि सभी के बीच में संसाधनों का सही तरीके से वितरण कर देना, उनकी विविधता को ध्यान में रख करके, ताकि वो सबके लिए काम में आ सके। अब बात करते हैं कि संसाधनों का नियोजन किस प्रकार किया जा सकता है भारत के अंदर। तो भारत में संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन के सबसे पहले 3 प्रकार के स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है कि हमें कम से कम पता तो होना चाहिए कि संसाधन है भी या नहीं। तो सबसे पहले तो संसाधन की पहचान करना, पता चल जाए साहब इस प्रकार का कोई संसाधन है, वो हमारे पास है। फिर उसके बारे में हम विवरण निकालेंगे, तैयार करेंगे, एक तालिका बनाएंगे। इस प्रकार का संसाधन है, वो इतना है, यानी कि मैट्रिक टन के अंदर है, इसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं हम देखेंगे। वो और कहां कहां पर पाया जाता है, ताकि एक साथ कर लगे। गुना जोड़ बाकी जो काट कूट के अपन देखते हैं इतना कुछ हमारे पास है। जैसे होता है ना कि शादी के अंदर हम देखते हैं कि भाई हमारी शादी का बजट कितना है, साहब हमारी शादी का बजट है ना वो 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख रुपए में ही आपको कोई कार्यक्रम भी करना है, आपको गहने भी खरीदने हैं, आपको गाड़ियां भी चलानी है, बारात, सब कुछ इसी में करना है। तो आप अपने हिसाब से मैनेज करके चलते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से ये एक तरह का पहले बजट हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि संसाधनों को पहले पहचान हो जाए, हमें पता चल जाए कि इस प्रकार का संसाधन है, यहाँ पर पाया जाता है। अब बात करते हैं कि सेकंड स्टेज कौन सा होता है। अब पाए जाने से तो काम नहीं चलेगा, हमें ये पता तो होना चाहिए कि इसका हम तकनीकी रूप से उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तकनीकी उपयोग, साहब हमें पता चला कि हमें इस प्रकार का कोई संसाधन मिला जिसको उपयोग करने के लिए हमारे पास कोई तकनीकी नहीं है। जैसे मैं कहूं कि आज से सूरज की किरणें तो इस धरती पर हजारों साल से आ रही है, पर हमारे पास सौर प्लेट तो पहले नहीं थी, तब तो हमारे लिए वो केवल यूं प्रकाश ही था ना, कोई काम का थोड़ी ना था। तो अब हमने जब इसको सोलर प्लेट बना ली, हमने एक तकनीकी विकसित कर ली, अब हम उसे बिजली भी तो बना सकते हैं, बिजली स्टोर कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से संसाधन है, और संसाधन की हमारे पास क्या होनी चाहिए, तकनीकी होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए। और उसके बाद हमें यह भी तो पता चलना चाहिए कि साहब इसका उपयोग कहाँ, चलो हम तकनीकी भी आ गई, अब पता चला साहब इसका उपयोग कहाँ करेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उपयोग नियोजन भी हमारे पास होना चाहिए। अब कहा कि साहब इसको कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे, तो इसका उपयोग करने के लिए हम तीसरा स्टेज जो होता है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, उसकी योजना बनाना।
ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान और तमिलनाडु के अंदर सौर ऊर्जा बहुत ज्यादा उपयोग काम में ली जा सकती है, या फिर मैं कहूँ कि राजस्थान में विंड और पवन ऊर्जा ज्यादा काम में या ज्यादा बनाई जा सकती है। ऐसा थोड़ी ना कि केवल राजस्थान ही इसका उपयोग करेगा। तो पूरे देश के अंदर ये किस प्रकार काम में लिया जा सकता है, इसकी एक योजना बनाना। तो योजना किस प्रकार की योजना होनी चाहिए? राष्ट्रीय स्तर की योजना होनी चाहिए, और राष्ट्रीय विकास की योजना होनी चाहिए, पूरे राष्ट्र का विकास कर सके। तो संसाधन के मुख्य रूप से नियोजन की 3 स्टेज। पहला स्टेज कौन सा होता है कि हमें संसाधनों के बारे में पता हो कि संसाधन है वहां पर, हम उस संसाधन की पहचान कर सकते हैं कि ये संसाधन है और ये हमारे लिए काम का है। फिर हम ये पता करें कि इस संसाधन, इस प्रकार का संसाधन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कितना पाया जाता है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। उस प्रकार हम एक मानचित्र के अंदर बड़ा बड़ा मैप ले लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं क्या इससे हम तकनीकी से और अच्छा क्वालिटी कर सकते हैं, क्या हमारे पास इसको उपयोग में लेने के लिए कौशल, स्किल, तकनीकी है कि नहीं है। फिर तीसरा स्टेप जो आता है वो ये देखते हैं कि इस संसाधन का उपयोग हम देश के लिए कहां कहां पर कर सकते हैं और इसकी आवश्यकता कहां कहां पर है, इसको लेकर के चर्चाएं होती है। देखते हैं पीडीएफ के अंदर क्या लिखा है। यही था अब तक जितना हमने चर्चा की संसाधन प्रबंधन को लेकर। क्या है संसाधन नियोजन या प्रबंधन। सही नहीं दिख रहा है, चलो मैं रेड कर देता हूं। अब तो दिख रहा है, थोड़ा बढ़ाया जाए। ये लो, संसाधन नियोजन प्रबंधन संसाधनों की विविधता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन करना ही क्या कहलाता है? संसाधन प्रबंधन या संसाधन नियोजन। भारत में किस प्रकार ये 3 स्टेज जो कि मैंने पहले बताई निम्न सोपानों के माध्यम से मैनेज किया जाता है। सबसे पहले हम पता करें कि वह सब कहां पर है, संसाधन किस प्रकार का है, पहचान हो। फिर हम पता करें ये कितना है। फिर हम पता करें कि इसका उपयोग हम करने लायक हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं। जैसे हमने देखा कि हमने पता तो कर लिया था कि सूरज की जो किरणें आ रही है वो एक तरह का संसाधन है हमारे लिए। फिर हमने देखा कि सब उसके आने से तो क्या हमारे पास उसके लिए सूरज की किरणें बनाने के लिए तकनीकी नहीं थी। सूरज की किरणों से बिजली बनाने की जब तकनीकी नहीं थी तो हमारे लिए एक तरह का संसाधन नहीं था। तो तकनीक की मदद से हमने बिजली बना ली, तब वो हमारे लिए उपयोग आ गई। उस बिजली को हमने राष्ट्र के स्तर पर किस प्रकार से वितरण किया, दिया लोगों को, वो कहलाता है तीसरा स्टेज। तो तीसरे स्टेज पर क्या होता है? संसाधन विकास योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय और स्थापित करना है ना, राष्ट्रीय एवं समन्वय स्थापित करना। रह जाएगा पता। चले आगे की ओर। संसाधन नियोजन का प्रयास कब शुरू किया गया उसकी बात करते हैं। यहीं पे कर लेते, इसको थोड़ा साइड में हटा लेते। अच्छा ये इधर चला जाएगा, कोई नहीं भाई, मिटा देंगे हम। तो बताओ भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों का नियोजन कब से शुरू किया गया? कब से शुरू किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना के। अच्छा ये पंचवर्षीय योजना क्या है, पता क्या कुछ आपको? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का अर्थ है 5 वर्षों के अंतराल में नियोजित करना, मैनेजमेंट देखना, ये तय करना कि हम इस 5 साल के अंदर ये काम करेंगे, फिर अगले 5 साल में ये काम करेंगे, हमारा 5 साल के अंदर काम करने के लिए इतना बजट होगा, इस प्रकार खर्च किया जाएगा, उद्योग क्षेत्र में इतना, कृषि में इतना, सेवा क्षेत्र में इतना, वो सारा होता है इसमें अंदर। अब बात करते हैं संसाधनों के केवल होने से विकास थोड़ी ना होता है। अभी मैंने बताया कि संसाधन यदि हमारे पास हो तो उसका विकास नहीं, तकनीकी का भी तो होना जरूरी है। उसका उदाहरण मैंने सौर ऊर्जा वाला दिया, मैं पेट्रोल का भी दे सकता हूँ। पेट्रोल तो हजारों सालों पर जमीन में पड़ा तो था ना, एक तरह का संसाधन ही था, पर वो हमारे लिए उपयोगी नहीं था। तो उपयोगी नहीं था तो उसे हम संसाधन नहीं कह सके। बाद में हमने इंजन बनाई और इंजन के माध्यम से उस संसाधन का उपयोग किया, किसके माध्यम से? तकनीकी के माध्यम से। बाद में वो हमारे लिए क्या बन गया? संसाधन बन गया। तो पेट्रोल तब हमारे लिए संसाधन बना जब हमने तकनीकी विकसित कर ली उसके उपयोग करने के लिए। अब बात करते हैं कि सब कुछ प्रदेश के पास संसाधन होता है, कुछ के पास नहीं होता है, जिसका उदाहरण मैंने आपको पहले ही दिया है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनकी पिछड़े राज्य है, जबकि इनके पास खूब सारा संसाधन है। तो केवल संसाधन होने से विकास नहीं होता,
विकास के लिए तकनीकी होनी आवश्यक है, प्रबंधन होना आवश्यक है। आप क्या देख सकते, हमारे पास तो खूब सारा संसाधन पड़ा है, इसका मतलब है कि विकास हमारे पास हो गया? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। संसाधन है आपके पास, विकास नहीं है। संसाधन के साथ क्या होना जरूरी है? तकनीकी। जहां पर आपके शब्द लिखा होगा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शब्द एक ही है। टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए, उसका उपयोग किस प्रकार करेंगे वो भी तो हमारे पास होनी चाहिए। क्या इसके अंदर लगे हुए सभी पार्ट्स पहले नहीं थे क्या? भाई किसी न किसी से तो बने होंगे। इसके अंदर लाने वाले सारे टेक्नोलॉजी अंततः लास्ट से जो पदार्थ बना होगा इस स्क्रीन का, वो प्रकृति से तो आया होगा ना। मानव ने बनाया, फिर हमने इसके अंदर खूब सारे फंक्शंस लगाए, मानव ने ये खोपड़ी लगाई इधर उधर, यार इसको किस कुराबाती दिमाग लगाया कि टेक्नोलॉजी को किस प्रकार किया जा सकता है। धीरे धीरे प्रबंधन करते गए, हमारे लिए संसाधन बनते गए, और इन फ्यूचर भविष्य में भी अलग अलग प्रकार के बनते रहेंगे। जितनी टेक्नोलॉजी उतने प्रकार के हमारे पास संसाधन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कुछ प्रदेशों के पास संसाधन होते हुए भी विकसित नहीं है, परंतु कुछ के पास नहीं होते भी है। जैसे उनके पास तकनीकी है। जापान के पास हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का संसाधन नहीं है उनके पास, पर उनके पास तकनीकी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, और वो तकनीकी से कच्चा माल यानी कि जिस संसाधन तो लोगों से खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद तकनीकी का उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के बाद वो आपके संसाधन उसका बना देते हैं। अब बात करते हैं कि संसाधन संरक्षण। पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि संरक्षण क्यों आवश्यक है। पहले यदि हम मैं इसी को ऐसे कहूं, अच्छा इसकी वाली पीडीएफ रहेगी क्या? चलिए सब संसाधन नियोजन का प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजना से किया गया। देख लिया हमने। केवल संसाधन के होने से विकास नहीं होता, तकनीकी का भी होना आवश्यक है। कुछ प्रदेश के पास संसाधन होते हुए भी विकसित नहीं है, परंतु कुछ इसके बिना संसाधन के भी विकसित हैं। जैसा कि अभी हमने उत्तर देखा, एग्जाम्पल देखा इसका जापान का। इसका एग्जाम्पल जापान का। संसाधन नियोजन एवं विकास के बीच सही तालमेल होना जरूरी है। अब आता है संसाधन संरक्षण। पहले तो मैं ये कहूं कि किसी का संरक्षण आवश्यक क्यों है, पहले तो मुझे यह बताओ। यदि मैं कहूं कि किसी भी व्यक्ति की रक्षा आवश्यक है, रक्षा क्यों आवश्यक है? उस पर कोई खतरा है तभी तो उसकी आवश्यकता है, खतरे के बिना रक्षा की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संरक्षण क्या आवश्यकता पड़ेगी कि हमें संरक्षण पड़ा? उसके दो है। एक तो हम मानव क्या करता है कि विवेकहीन दोहन करता है। विवेकहीन का अर्थ है मानव ये सोचता ही नहीं है कि इतनी स्पीड से मैं इसकी खपत कर रहा हूं, दोहन कर रहा हूं, ये खत्म हो जाएगा ना। फिर आगे उपयोग किस प्रकार लेंगे? जैसे हम लगातार पेड़ों को काट रहे हैं, कभी सोचते ही नहीं, लोग सोचता है कि मेरे को क्या लेना देना, मैं तो आज काट लेता हूं, कल और को देखेगा या कल वाले और लगाएंगे, मैं क्यों लगाऊं। इस प्रकार यदि सभी सोचेंगे तो सारे पेड़ नष्ट हो जाएंगे, फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, सब कुछ मामला गड़बड़ा जाएगा। एक विवेकहीन दूसरा मतलब क्या करता है कि अति दोहन करता है। अति का मतलब बहुत ज्यादा। विवेकहीन का मतलब है कि वो ये देखता ही नहीं है कि इसका बिना उपयोग है, फिर भी मैं कर रहा हूं, मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, या फिर मैं इसका उपयोग कर रहा हूं उतना, यदि मैं वापस इसकी भरपाई कर सकता हूं, फिर भी मानव नहीं करता। अति दोहन से दो प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती है। एक तो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं। किस प्रकार की? सामाजिक व आर्थिक समस्याएं। आर्थिक और सामाजिक इस प्रकार सब अति दोहन की वजह से पर्यावरणीय समस्या तो आती ही आती है, आर्थिक और सामाजिक भी आती है। जैसे मैं कहूं कि हम लगातार पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोल आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, ये हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो लिमिटेड है, पूरा है नहीं कि इसके अनुरूप चलाया जा सके। कभी तो खत्म होगा, आज से 200 साल 500 साल बाद, पर कभी तो खत्म होना पड़ेगा उसको। तो समाज के लिए भी तो वो कार्य नहीं कर पा रहा है। पर्यावरणीय समस्या किस प्रकार है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है अति दोहन की वजह से। एक इंसान सिटी बस के अंदर, ट्रेन के अंदर भी तो ट्रेवल कर सकता है, परंतु उसके पास पैसे हैं,
धन है, इसीलिए वो अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर के जाता है। यदि कोई व्यक्ति जा रहे बस के अंदर या ट्रेन के अंदर ट्रेवल करे तो प्रदूषण तो वो होना उतना ही होगा। यदि सारे एक साथ अलग अलग गाड़ियां लेकर के जाएंगे तो प्रदूषण ज्यादा हो जाएगा। ये एक अति दोहन हो गया, जबकि काम उनका उतने से चल सकता है। सिटी बस से ट्रेन से जाने से काम चल सकता है, जबकि मानव कार लेकर के अपनी पर्सनल गाड़ियां लेकर के जाता है, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा होता है। जबकि तुलनात्मक रूप से यदि वो किसी बस या ट्रेन में जाए तो कम होगा। सामाजिक रूप से खूब सारे मान सम्मान है और धन है तो वो उसका उपयोग करते हैं। इस बारे में तो संसाधनों की आवश्यकता दो कारणों से पड़ती है कि एक तो विवेकहीन उपयोग करता है मानव, दूसरा अति दोहन बहुत ज्यादा करता है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पर्यावरण का दोहन करता है। इस वजह से हमें संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें कि संसाधन संरक्षण की परिभाषा क्या हो सकती है, तो संसाधनों का इस प्रकार प्रबंध करना कि आने वाली पीढ़ी की जरूरतें पूरी हो सके। जैसे संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो सके। हम इतना ही उपयोग करें जितनी हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और मानव की भी हो जाए। इसीलिए हमें संसाधनों का क्या करना जरूरी आवश्यक। तो संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? दो कारण, विवेकहीन मानव उपयोग कर रहा है, अति दोहन कर रहा है, इसकी वजह से हमें आवश्यकता। अति दोहन की वजह से तीन प्रकार की समस्याएं आती है हमारे सामने, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं आती है। संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार, संसाधनों इस प्रकार प्रबंधन करना, उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ी की जरूरतें भी पूरी हो सके। चले आगे, हो गया ये वाला। अच्छा ये रह गया था आपके लो। संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? विवेकहीन उपयोग और अति दोहन, सेम चीजें वहीं पर लिखी है। एक बार पर आपको एक बार स्लाइड दिखा दी जाए तो आपको भी लगता है कि ठीक है, यदि आप लिख रहे हैं तो इसको ठीक से लिखिए भी। सही आ गया। चलिए नया स्लाइड जोड़ लेते हैं। अब अगले यहाँ पर आपके टॉपिक दिया होगा, किताब आपके साथ में होगी, भू संसाधन। पहली बात करते हैं कि भू संसाधन होता क्या है। भू संसाधन, भू का अर्थ क्या होता है? भूमि। भूमि संसाधन, भूमि हमारे लिए एक प्रकार की संसाधन है ना, तो ये प्राकृतिक संसाधन है और हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूरी भूमि पर, इस धरती पर ही तो हमारे द्वारा रहा जाता है, मानव इस पर रहता है। वन, पर्यावरणीय सभी प्रकार के वन्य जीव, पठार, पहाड़, सब प्रकार मानव जितना भी मंथन करता है इस धरती पर ही तो करता है। तो भू संसाधन, इस भूमि का संरक्षण करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। जिस प्राकृतिक वनस्पति, जिस पर क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति होती है, वन्य जीव होता है, क्या क्या पाया जाता है इस पर? वनस्पति पाई जाती है, वन्य जीव यहाँ पर रहते हैं, मानव भी यहाँ पर रहता है, मानव क्रियाकलाप भी तो यहीं पर करता है सब प्रकार की। इसीलिए इसका संरक्षण करना हमारे लिए, आर्थिक क्रियाएं भी यहीं पर होती है, जैसे परिवहन, संचार व्यवस्था, सब प्रकार की। पर यह भी है कि ये सीमित संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? सीमित संसाधन। भू संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, सीमित संसाधन है, जिस पर प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं जैसे परिवहन, संचार व्यवस्थाएं, मानवीय आवास, जो जो कुछ भी आपको दिख रहा है धरती पर, वो सभी यहीं पर होता है। इसलिए हमारा इसका क्या करना, संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि भारत में संसाधन किस प्रकार है, कि किस प्रकार का संसाधन है और उसका उपयोग हम किस प्रकार कर रहे हैं। भारत में भूमि या भू संसाधन का प्रारूप, किस प्रकार का प्रारूप? अब हम देखते हैं कि इसमें तीन प्रकार की चीजें हमारे सामने हो सकती हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की।
अलग अलग है तीनों ही। हम देखते हैं कि भारत के अंदर मुख्य रूप से मैदान, पर्वत और पठारी क्षेत्रों के अंदर भाग लेते हैं। यहीं से मैं लिखना शुरू करता हूं अपनी, मैदान, पर्वत और पठार। वैसे यदि बड़ी क्लास होती तो हम थोड़ा बहुत इसका और डिवाइड कर सकते थे, पर आपके लिए लिमिटेड चीजें हैं तो उतना ही करेंगे जितना आपके यहाँ पर लिखा है। हम देखते हैं कि हमारे इस भारत भूमि पर जितना भूभाग है, यदि मैं मानूं कि भारत के अंदर भूभाग अपने आप में 100% है, तो इस 100% का 43%, 43% क्या है हमारे पास में, मैदान है। 100 का 43% क्या है, मैदान है। और हम देखते हैं कि 30% जो है मुख्य रूप से क्या है, पर्वत है, तथा 27% हमारे पास पठारी क्षेत्र है। कितने प्रतिशत, 27%। अब देख लें सब यहाँ पर क्या, अच्छा पठारों से क्या निकल के आता है, पर्वत हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है और मैदान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, इसकी चर्चाएं हम करते हैं। मैदान हमारे लिए कृषि के लिए ज्यादा उपयोगी है। मैदानों में आप देखते हैं कि उत्तरी जो गंगा का मैदान है वहां पर सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की कृषि होती है। हम इसमें आगे मृदा भी पढ़ेंगे। तो पर्वत हमारे लिए उपयोगी है जहां से नदियां निकलती हैं, और पठारों से हम खनिज, जीवाश्म और वनों का अपार संचय हमें मिलता है। वहां पर वो बना करके रखता है पठार। तो पर्वत किस प्रकार, पर्वतों से हमारी क्या निकलती है, सब नदियां निकलती है। और पर्वत हमारे लिए किस, पर्यटन के रूप में खूब सारे लोग पहाड़ों में जाते हैं ना देखने के लिए, पर्यटन के साथ पारिस्थितिकी हो गई। अच्छा पठार हमारे लिए किस प्रकार, पठार के अंदर हम खनिज पाते हैं, क्या लेते हैं, खनिज। और क्या होता है सब इसके अंदर, पठार हमारे लिए और किस प्रकार का स्टॉक करके रखता है, सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि पठारों में ही खनिज पाया जाता है। आप देखेंगे उत्तर भारत यानी यूपी वाला जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर नहीं पाया जाता है खनिज, जबकि पठारी क्षेत्र के अंदर खनिज बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। लंबे समय तक हम इसका उपयोग कर पाते हैं। जीवाश्म ईंधन हो गए, ये दो याद रख लेना आप तो खूब रही हो। और मैदान हमारे लिए किस प्रकार काम आते हैं, मैदानों पर हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और क्या हो सकता है, उद्योग हो सकता है। दो प्रकार के ही यहाँ याद रख लेना है। तो भारत का प्रारूप किस प्रकार का है, 3 प्रकार का है, मैदानी, पठारी तथा पहाड़ी। मैदान हमारे पास 43%, पर्वत हमारे पास 30% और पठारी 27%। पठार कहाँ पर, पठार जो कठोर होता है वहां पर खनिज है हमारे पास, पठारों में जीवाश्म ईंधन है और वनों का अपार संचय हमारे पास है। पठारी क्षेत्रों में बहुत अच्छी क्वालिटी का वन हमें मिल जाते हैं। जिससे क्या मिलता है, वनों से हमें वनों के आसपास रहने वाली जो जनजातियां हैं उनका जीवन निर्वाह होता है। हमें कई प्रकार की वनों से औषधियां मिलती है। और कृषि एवं उद्योग क्षेत्र के लिए मैदान का हम उपयोग करते हैं। मैदान समतल होता है तो वहां अच्छी क्वालिटी की कृषि हो सकती है और वहीं पर हम उद्योग लगाते हैं, क्योंकि वहां पर सड़कें भी अच्छी मिलती है, कच्चा माल भी हमें वहां से मिल जाता है। अब बात करते हैं सर भूमि उपयोग कैसे, किस किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। क्या हो गया इसको, मैं आ गया, ये लो वापस आ गया अपने ना। अब बात करते हैं भू उपयोग। तो हमने क्या देखा था, प्रारूप। ये वाला क्या था हमारे पास में, प्रारूप, यानी कि भारत के अंदर किस प्रकार भूमि का ढांचा क्या है, उपयोग क्या है। फिर हम देखें भू उपयोग। उद्देश्य के आधार पर इसके कई उपयोग किया जा सकता है। भूमि का उपयोग सबसे पहले हम देखते हैं वन में। भू उपयोग की यदि मैं वन, पहले तो वन किसे कहते हैं, पेड़ों से ढका हुआ एक विशाल जो क्षेत्र होता है उसे हम वन कहते हैं। और इसका उपयोग कहां पर किया जा सकता है, कृषि के लिए तो वैसे ही किया जैसा हम पढ़ गया है। कृषि के अलावा कहां पर, 2 प्रकार की चीजें होती है, बंजर भूमि होती है जिस पर कृषि नहीं की जा सकती, वहां पर हम क्या करते हैं, बंजर भूमि है जो कृषि के लिए कैसी है, अयोग्य है, जहां पर कृषि नहीं की जा सकती, जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां पर हम किसका गैर कृषि कार्य कर सकते हैं। गैर कृषि कार्य किस प्रकार के, गैर कृषि कार्य क्या हो सकते हैं, जैसे कि इमारतें, सड़कें, उद्योग आदि आदि प्रकार के हो सकते हैं। बाकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है। अब बात करते हैं कि भारत में भू उपयोग के प्रकार क्या है और अलग अलग प्रकार के। यहां पर हमने क्या देखा है, चला गए हो,
यहाँ पर हम देखा है भू उपयोग का प्रारूप ढांचा, जैसे होता है ना संविधान का ढांचा किस प्रकार है, उसी प्रकार हमने देखा। अब देखेंगे इसका प्रारूप क्या है, किस प्रकार कहां कहां पर किस किस तरह की उपयोग हो रही है। सबसे पहले भू उपयोग के तत्व कौन से जो इसको निर्धारण करते हैं कि भूमि का उपयोग ऐसे ही होगा। तो पीडीएफ नहीं आएगी इसकी, चलिए साहब इसकी पीडीएफ लाते हैं आपके लिए, ये लो, यही बड़ा भू संसाधन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भू यानी भूमि, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, मानव जनित आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं आदि है, सीमित है। मुख्य रूप से हमें भी पता है भूमि एक सीमित है। और भारत में किस किस प्रकार, ये देख लो, मैदानी क्षेत्र 43%, पर्वत 30%, ये वैसे ये सारी चीजें जो आपको करवाई है, केवल ये तो आपके सामने रखने के लिए और आपके नोट्स उपलब्ध करवाने के लिए ये चीजें हमने आपके लिए रखी है। चलिए इसके लिए अपन नया स्लाइड लेते हैं और आगे की बात यहाँ पर करते हैं। क्या ज्यादा हो रही है? 1 सेकंड, माइक तो चल रहा है ना लगातार। चलिए चैप्टर लंबा है, जितना खींच जाए अपन प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म करें। कुछ चीजें रही है, भारत में भू उपयोग का प्रारूप क्या है। पहले तो भूमि को उपयोग करने के लिए या भूमि जो भू संसाधन है उसका उपयोग निर्धारण कौन करता है कि भूमि इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। तो निर्धारक तत्व क्या है, थोड़ा सा इसको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। निर्धारक तत्व सबसे पहला है भूमि की आकृति किस प्रकार, जैसे आकृति किस प्रकार हो सकती है, अपन उसकी बात करते हैं। मैं कहूं कि भू संसाधन का उपयोग किस प्रकार, उसके निर्धारण भूमि की आकृति कैसे होगी। कहीं पर मैं कहूं कि पठार है या कहीं पर पहाड़ है, तो वहां पर कृषि तो नहीं की जा सकती, तो वो एक निर्धारण कर रहा है कि इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। पठार का उपयोग क्या, सॉरी, पहाड़ का उपयोग कहां पर किया जा सकता है, या तो उसमें से आप क्या निकाल सकते हो, पत्थर निकाल सकते हो, या फिर उसका खनन कर सकते हो, या फिर वो पर्यटन के लिए उपयोग आ सकती है। तो वो निर्धारण कर रहा है ना कि मेरा उपयोग केवल यहीं पर किया जा सकता है, आगे इसके अलावा आप नहीं कर सकते। तो ये भूमि की आकृति ये तय करती है कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। यदि कहीं पर मैदानी क्षेत्र है, ये तो एक भूमि की आकृति है ना, ये तय करती है कि मेरे ऊपर मैं क्या कर सकते हो, आप कृषि कर सकते हो। जलवायु भी तो इस प्रकार तय करते हैं। जलवायु जैसे मैं कहता हूं कि बहुत ठंडा एरिया है जहां पर लगातार बारिश हो रही है, भले वो मैदान का एरिया हो, वहां पर चाय तो नहीं उगाई जा सकती है, वहां पर अन्य उगाए जा सकते हैं ना। क्लाइमेट ये तय करता है कि वहां पर लोग, मैं कहूं कि वहां पर जैसे कि टूडा प्रदेश हो गया या बर्फीला प्रदेश जहां पर लगातार बर्फ पड़ रही है, तो वहां पर कृषि संभव है क्या। तो वहां की जलवायु ये तय करती है कि मेरा उपयोग, यहाँ का जो संसाधन है भूमि है, इसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। ये तय करने का काम केवल और केवल कौन करती है, जलवायु भी इसका साथ काम करती है। और क्या तत्व काम करता है, मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार जैसे आपको मृदा के प्रकार भूमि के उपयोग को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। मैं कहूं कि रेगिस्तान वाले एरिया के अंदर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, शुष्क मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। क्या इस मरुस्थलीय मृदा के अंदर चावल की खेती की जा सकती है क्या। चावल की खेती के अंदर खूब सारा पानी चाहिए होता है, या पानी जितना डालोगे उससे तो नीचे चला जाएगा 5 सेकंड के अंदर, नहीं की जा सकती है। यहाँ पर बाजरा ही हो सकता है, जलोढ़ मिट्टी के अंदर चावल हो सकता है। तो मिट्टी का प्रकार, किस प्रकार की मिट्टी है, वो ये तय करती है कि वहां की भूमि का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। वो आकृति निर्धारण करता है ये तत्व, वे कौन कौन से तत्व है तो ये तय करते हैं कि यहाँ के उपयोग। और मानवीय कारण भी तो होते हैं, मानव भी तो ये तय करता है ना कि यहाँ का जो भी भूमि का संसाधन है उसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हो। चौथा कारण क्या है, मानवीय कारण।
आप चिंता मत करिए, मेरी राइटिंग यहाँ थोड़ी खराब आ रही है, परंतु आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मानव ये तय करता है कि ये कारण क्या है, जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व ये किस प्रकार तय करेगा कि वहां की भूमि किस उपयोग किस प्रकार करेंगे। मैं कहूँ कि यदि वहां पर घनत्व बहुत दूर दूर है तो घर भी तो दूर दूर बनाए जा सकते हैं ना। जनसंख्या घनत्व कम है, यदि मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर कम क्षेत्र है, भूमि कम है, वह भू क्षेत्र कम है, तो उसका उपयोग भी तो उस हिसाब से किया जाएगा। जैसे दिल्ली का मान लीजिए, हमें पता है क्षेत्र लिमिटेड है, पर वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है कम क्षेत्र के अंदर। जबकि हमें जैसलमेर अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, वहां तो खूब सारी जमीन पड़ी है ना, भले कितना ही बड़ा बड़ा घर बना लो ना, यूं इतना सा घर बना लो, बाद में इतने वाला ग्राउंड बना लो। तो लोग किस प्रकार रहते हैं, जनसंख्या कितनी रहती है, वो ये तय करते हैं कि वहां की भूमि का उपयोग किस प्रकार होगा। टेक्नोलॉजी भी ये तय करती है कि वहां की भूमि का किस प्रकार उपयोग होगा। संस्कृति ये तय करती है कि वहां की भूमि का किस प्रकार उपयोग होगा। वहां की परंपराएं ये तय करती है कि वहां की किस प्रकार उपयोग होगा। अब बात करते हैं कि भारत की इस, मिटाना पड़ेगा थोड़ा, मैं मिटा देता हूं, है ना। कि भारत के अंदर भू उपयोग का प्रारूप क्या है, भारत के अंदर कितनी भूमि कहां पर है, उसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आ रही है वो ये है, भूमि का उपयोग का प्रारूप यह है कि भारत के अंदर जो चारागाह है ना, पहले चारागाह का मतलब होता है वह भूमि जहां पर घास होती हो और वह पशु चरते हो या पशुओं के लिए छोड़ी जा रही, उस भूमि को कहते हैं चारागाह भूमि। वो बहुत कम है, पर हमारे पास पशु बहुत ज्यादा है, ये भी हमारे सामने एक ऐसा प्रमुख समस्या है। प्रति भूमि पर यदि कृषि करें तो उसकी लागत बहुत ज्यादा है, प्रति भूमि पर कृषि की लागत बहुत ज्यादा है। कैसे, प्रति भूमि का मतलब यह है कि वहां वो भूमि काफी समय से छोड़ी हुई है, 1 से 1.5 साल तक उस पर कृषि नहीं की जाती है, नहीं की गई है। वहां पर कई प्रकार की घास फूस, कई प्रकार की झाड़ियां उग जाती है, तो उनको बाहर निकालने के लिए, उनका कल्टीवेशन करने के लिए, जमीन को सही से मैनेज करने के लिए, तो उस पर कृषि लागत बहुत ज्यादा आ जाती है, और प्रतिभूमि भी हमारे पास लिमिटेड है। अगर मैं कहूं कि पूरा बोया गया जो नील क्षेत्र है उसको भी अगर भारत के अंदर साथ मिलाते तो लगभग 54% भूमि पर ही तो हम कृषि कर पाते, बाकी वाली भूमि तो हमारी व्यर्थ चली जाती है। कई तरह बहुत ज्यादा पहाड़ है, तो कई प्रकार के वन है, या कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जहां पर हम कृषि नहीं कर पाते। नगर है और भारत की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि भारत की भूमि के अंदर प्रारूप के अंदर पंजाब और जो हरियाणा वाला क्षेत्र है, वहां पर जितनी भूमि है पंजाब हरियाणा दोनों को मिला करके उस भूमि की 80% तक, जबकि पूरे भारत की यदि 100% उसका 54% तक पर हम कृषि करते हैं, जबकि पंजाब हरियाणा के अंदर हम 80% तक कृषि करते हैं। उसी मैं कहूं कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो एरिया है उनमें केवल 10% पर भी तो खेती होती है, बाकी वाला व्यर्थ पड़ा है। इस प्रकार भारत का प्रारूप यह है कि यहाँ पर चारागाह की कमी है, प्रति भूमि पर कृषि लागत ज्यादा है। पंजाब हरियाणा में तो लगभग 80% खेतों में कृषि की जाती है, 20% भूमि उनकी ऐसे ही पड़ी है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर वाला जो एरिया है वहां पर 10% जो भूमि उस पर कृषि की जाती है, 90% भूमि वैसे ही पड़ी है। तो 4 पॉइंट है भारत की प्रारूप, भारत के भू उपयोग, यानी भारत में किस किस प्रकार की भूमि कहां कहां पर और किस क्या उपयोग है वो आप लिखे हुए याद देखना। और हम देखते हैं कि बंजर भूमि का उपयोग कहां पर करता है, सबको पता है बंजर भूमि होती कौन सी, जहां पहाड़ होते हैं उस पर खेती नहीं होती, और जिस पर खेती नहीं होती वो बंजर भूमि, सूखी मरुस्थलीय भूमि। और जहां पर गैर कृषि प्रयोजन के लिए इसका उपयोग कर लिया जाता है, कैसे, ग्राम गांव बसा दिया जाता है, सड़कें बना ली जाती है, रेल लाइनें बना ली जाती है, उद्योग लगा दिए जाते हैं, अन्य प्रकार। चलो इसकी पीडीएफ देखते हैं। तो ये आ गया, ये रही सेम चीजें जहां तक मैं बोला वही चीजें हैं। भूमि उपयोग के निर्धारक तत्व कौन से हैं, भू आकृति, जलवायु, मृदा, मानवीय कारण और स्थानीय चारागाह भूमि की कमी, प्रति भूमि पर लागत ज्यादा, पंजाब हरियाणा राज्यों में कृषि 80% तक, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10%। ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दिख रहा है क्या?
जिसको नहीं दिख रहा है वो अपने फोन के वीडियो की क्वालिटी बढ़ाए साइड में जाकर के। यदि आपके 280 या 144 पर चल रही है तो क्वालिटी नहीं दिखेगी, क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको दिख जाएगा, है ना। बस लंबी क्लास हो रही है, आगे की क्लास कल करेंगे, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं। भूमि निम्नीकरण की बात करते हैं। निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि का ह्रास होना, भूमि खराब होना। जो भूमि उपयोगी है वो उपयोगी नहीं रही है। क्या क्या कारण है? खनन। खनन, भूमि उपयोग से हम खनन करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, खनन का मुंह खुला ही छोड़ देते हैं उसी प्रकार, उसकी वजह से समस्याएं। खनन करते समय हम सेफ्टी फीचर का उपयोग नहीं करते। मान लीजिए कोई खनन करके मिट्टी ले जा रहा है तो ऊपर से ऐसे ही छोड़ दिया, उसकी वजह से कई प्रकार के कण आते हैं। खनन करने के लिए कई प्रकार के हम विस्फोट करते हैं, उस विस्फोट की वजह से कई प्रकार के प्रदूषण कण हमारे वायुमंडल में मिल जाते हैं। अतिचारण। अतिचारण का अर्थ माने पशु बहुत ज्यादा चराते हैं, जिसकी वजह से भी तो भूमि खराब होती है। खनन तो हो ही गया, खुला छोड़ देते हैं, फिर वो भूमि उपयोग नहीं आती है। अतिचारण, पशु बहुत ज्यादा चराते हैं तो ज्यादा चराने की वजह से भूमि जो होती है उसका ऊपरी हिस्सा टूट जाता है, जिस वजह से यदि छोटा मोटा पेड़ यदि वहां उगना हो तो वो भी नहीं उगता है। अति सिंचाई। अच्छा, ये थोड़ा सा देखें कि भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अति सिंचाई। अति सिंचाई का अर्थ क्या होता है कि भूमि क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा सिंचित करते हैं तो उसमें जलाक्रांत हो जाती है। वहां पर आपके एक शब्द है जलाक्रांत। जलाक्रांत शब्द का मतलब होता है भूमि पर जब ज्यादा पानी जाता है तो भूमि की भी तो अपनी एक क्षमता है, उससे ज्यादा जाता है तो भूमि का पानी वापस बाहर आने लग जाता है। इस प्रकार की समस्याएं हम इंदिरा गांधी नहर पंजाब और हरियाणा में देखते हैं। पानी खूब था तो लोगों ने खूब जम के सिंचाई की, तो वहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ गई। पानी अब वापस उत्प्लावन के बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा पानी की वजह से नीचे से नमक निकल के बाहर आ रहा है तो फसलें बहुत ज्यादा खराब हो रही। औद्योगिक प्रदूषण तो हो ही रहा है, उसकी वजह से कि उद्योगों से यदि किसी प्रकार का खराब जल बाहर निकल रहा है तो भूमि को खराब करता है, भूमि को लवणीय बना देता है, क्षारीय बना देता है, प्रदूषित कर देता है। कई प्रकार के रोग, या भूमि के अंदर जिस प्रकार के किसानों के साथी केंचुए वगैरह होते हैं वो उस भूमि फैक्ट्रियों से निकलने वाले खराब पानी या केमिकल युक्त पानी से केंचुए मर जाते हैं, जिसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण होता है। वनों उन्मूलन, वनों का उन्मूलन किया जाता है। वनों को बहुत ज्यादा जब काटा जाता है तो वहां पर हम क्या वापस वन लगा नहीं पाते, जिसकी वजह से पर्यावरणीय समस्याएं। वनों से हमें क्या फायदा, आप जब जानते हैं, वनों से हम कई प्रकार की औषधि मिलती है। वन हमारे लिए, पर्यावरण के लिए फेफड़ों की तरह काम करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं करने पर। अब बात करते हैं इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है, यदि मैं कहूं या तो इनके उल्टे लिखना, आप ये वाला याद रह जाएगा। भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है, खनन, अतिचारण, अति सिंचाई, औद्योगिक प्रदूषण, वनोन्मूलन। अब बात करते हैं कि भूमि के संरक्षण के क्या क्या उपाय है। वृक्षारोपण, जिस प्रकार वनों को काट रहे हैं तो उसके स्थान पर क्या किया जाना चाहिए, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। अतिचारण कर रहे हैं तो पशुओं को चारने के लिए नियंत्रित करना चाहिए। और आप वन काट रहे हैं, रक्षक मेखला क्या होती है पता है आपको, क्लास 9th में यदि आपने ठीक से पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि रक्षक मेखला जो पहाड़ों से ठीक से इसे अन्य प्रकार की लगाई जाती है, जिससे यदि स्पीड से बारिश हो रही है तो प्लेटो, जिस ये सीढ़ी अनुमान जो होती है खेती, उसकी वजह से भूमि कटे नहीं, खराब नहीं, उसे रक्षक मेखला कहा जाता है। खनन का नियंत्रण किया जाए, इसका उल्टा सीधा सीधा कह सकते हैं, खनन का नियंत्रण किया जाए। और उद्योगों के जो पानी हम छोड़ते हैं उसको क्या किया जाए, फिल्टर करके वापस हमारी इस पृथ्वी पर छोड़ा जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, भूमि को निम्नीकरण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मृदा संसाधन की। समय बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे लग रहा है लंबी हो रही है क्लास, मैं आज की क्लास को यहीं रोकता हूँ। अगले पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कितने प्रकार की मृदाएं होती है, उसमें संसाधन क्या होते हैं क्या नहीं, वो अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे की क्लास में।